नमस्कार साथियों, मैं ऋषभ सिंह अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की अपनी इस क्लास में हम इस लेक्चर के माध्यम से जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया के विषय वस्तु की बात कर ली है, अर्थात हमें उसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है उसकी चर्चा कर ली गई है। उसी कड़ी में आज का जो पहला टॉपिक आता है विषय वस्तु का, वह इंट्रोडक्शन है। किसकी चर्चा करेंगे हम? भारत के भूगर्भिक संरचना की चर्चा करेंगे। भारत के भूगर्भिक संरचना का चर्चा करने से पहले हम भूगर्भिक संरचना के बारे में जान लेते हैं। आखिरकार भूगर्भिक संरचना होती क्या है? देखिए, अंग्रेजी में जिस नाम का इस्तेमाल किया गया है वह है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। किस नाम का प्रयोग किया गया है? जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। कुछ विशेष मतलब निकल करके सामने नहीं आ रहा है। जियोलॉजिकल, जियोलॉजिकल अलग अलग करेंगे तो कोई मतलब नहीं समझ में आएगा। लेकिन जब इसका हम हिंदी रूपांतरण करते हैं तो वो भूगर्भिक संरचना, यह शब्द निकल करके सामने आता है। अब यहां पर हम देख सकते हैं कि यह दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। एक आपका है भू और दूसरा है आपका गर्भिक। भू और गर्भिक। भू का मतलब हो गया पृथ्वी और गर्भिक का मतलब हो गया के अंदर की संरचना। अर्थात पृथ्वी के अंदर की संरचना को हम एक शब्द में जब व्यक्त करते हैं तो उसे बोलते हैं भूगर्भिक, और अंग्रेजी में क्या बोल देते हैं? जियोलॉजिकल। तो इस प्रकार से ये बात हो गई भूगर्भिक संरचना की। देखिए, बहुत सारे देश हैं, पूरी पृथ्वी है, ऊपरी आवरण कुछ और है इसका और इसके अंदर का आवरण कुछ और है। एक प्रकार से अगर हम कह पाते हैं तो जैसे कि पृथ्वी के अंदर की जो भूगर्भिक संरचना है, जो पृथ्वी के अंदर की संरचना है, वह एक आधार प्रस्तुत करती है विभिन्न प्रकार के देशों की उच्चावचीय संबंधी संरचना में। आगे देखते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, अर्थात हमें भूगर्भिक संरचना पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो यहाँ पे कुछ नोट्स हम लिखवाएंगे जिसे आप नोट करेंगे। तो लिखें, किसी भी देश की भूगर्भिक संरचना, किसी भी देश की भूगर्भिक संरचना, कामा, उस देश के महत्वपूर्ण जानकारियों, उस देश के महत्वपूर्ण जानकारियों यथा चट्टानी संरचना, चट्टानी संरचना, स्थलाकृतिक समानता, स्थलाकृतिक, कामा करके लिखेंगे आप, समानता एवं, अब अगर समानता की बात हो गई है तो विषमता की बात निश्चित रूप से की जाएगी। समानता एवं विषमता, कामा, महत्वपूर्ण संसाधनों की उपलब्धता, महत्वपूर्ण संसाधनों की उपलब्धता। अब इन संसाधनों में किसकी बात करते हैं हम? सोना की बात करते हैं। आगे कोष्टक में लिख लीजिएगा आप, सोना, चांदी, कोयला,
मृदा, खनिज तेल, लौह अयस्क, ईटीसी। कोष्टक बंद। जब भी हम महत्वपूर्ण संसाधनों की उपलब्धता की बात करेंगे तो यह निश्चित रूप से निर्धारित किया जाएगा किसके द्वारा, भूगर्भिक संरचना के द्वारा, कि वहाँ पर सोना पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, चांदी, कोयला, मृदा, खनिज तेल इत्यादि जो संसाधन वो पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं। इन सभी चीज़ों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा, भूगर्भिक संरचना के द्वारा किया जाएगा। कोष्टक बंद करके आगे लिखिए, तथा जीवाश्मों आदि को बतलाने व तथा जीवाश्मों तथा जीवाश्मों आदि को बतलाने व समझाने में महत्वपूर्ण नियंत्रक कारक के रूप में होते हैं। महत्वपूर्ण नियंत्रक कारक के रूप में होते हैं। कौन होता है भूगर्भिक संरचना? आपने लिखा है कि किसी देश की भूगर्भिक संरचना उस देश की महत्वपूर्ण जानकारियों यथा चट्टानी संरचना, स्थलाकृतिक समानता एवं विषमता, महत्वपूर्ण संसाधनों की उपलब्धता जैसे सोना, चांदी, कोयला, मृदा, खनिज तेल, लौह अयस्क आदि, तथा जीवाश्मों आदि को बतलाने व समझाने में महत्वपूर्ण नियंत्रक कारक के रूप में होते हैं। यह तो एक सामान्य सी जानकारी हो गई कि भूगर्भिक संरचना होता क्या है, उसका क्या उपयोग है। अर्थात भूगर्भिक संरचना के आधार पर हम क्या क्या चीज़ें निर्धारित कर सकते हैं, उसकी एक रूपरेखा है। देखिए, प्रश्न कई प्रकार से पूछा जा सकता है। सामान्य तौर पर भूगर्भिक संरचना से संबंधित कहीं पर भी जो भी प्रश्न पूछा जाता है वो व्यवहारिक प्रश्न पूछा जाता है। अर्थात उस प्रश्न के अंदर कम से कम 2 से 3 प्रश्न शामिल होंगे। जैसा भी हाल ही में जो पिछली यूपीएससी की परीक्षा हुई है उसमें भारत की भूगर्भिक संरचना को चट्टान के संदर्भ में पूछ लिया गया है कि चट्टानों के निर्धारण में या खनिज संसाधनों के उत्खनन के निर्धारण में भारत के भूगर्भिक संरचना का क्या योगदान शामिल है। तो देखिए, जब भी हम इसको पढ़ेंगे तो अप्लाइड नॉलेज लेकर के पढ़ेंगे, तभी हमारा पढ़ना सफल होगा। उपर्युक्त, आगे नोट कीजिए, उपर्युक्त तथ्यों को हम निम्न उदाहरण के द्वारा भारत के भूगर्भिक संरचना के उपर्युक्त तथ्यों को हम निम्न उदाहरणों के द्वारा भारत के भूगर्भिक संरचना के महत्वपूर्णता को आसानी से समझ सकते हैं। आइए हम उन उदाहरणों की बात करते हैं। तो जो उदाहरण संख्या 1 है, एग्जाम्पल फर्स्ट में हम लिखेंगे कि भूगर्भिक संरचना से हमें चट्टानी संरचना का पता चलता है, साथ ही साथ उनके प्रकारों एवं गुणधर्म की जानकारी प्राप्त होती है। अब यहाँ पे हमने कुछ शब्दावलियों का इस्तेमाल किया है। प्रकार के साथ साथ गुणधर्म, ठीक है। हमने बताया कि भूगर्भिक संरचना के माध्यम से किसी भी देश, भारत ही नहीं, उसके चट्टानों के प्रकारों एवं गुणधर्म की जानकारी प्राप्त होती है। ये किसके द्वारा होता है? भूगर्भिक संरचना के द्वारा होता है। प्रकार
गुणधर्म। अब भाई चट्टानों के प्रकार, तो चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? 3, इग्नियस, सेडामेंट्री अवसादी, और तीसरा मेटामार्फिक रूपांतरित चट्टानें। किसके द्वारा पता लगा? भूगर्भिक संरचना के द्वारा। ये तो प्रकार की बात हो गई। अब बात करते हैं गुणधर्म की। तो गुणधर्म में हम क्या क्या जानते हैं? गुणधर्म में जैसे हम यह समझ सकते हैं कि संरचना जो है रासायनिक है कि कैसी है, साथ ही साथ खनिज युक्त है कि नहीं है, खनिजों का उसमें पाया जाना संभव है कि नहीं। जैसे प्रश्न पूछा जाता है कि जो पेट्रोलियम है वह किन चट्टानों के मध्य पाया जाता है। तो जहाँ पर अवसादी और आग्नेय चट्टानों का कुछ स्तर इस प्रकार हो जाता है कि वहाँ पर पेट्रोलियम पाया जाने की संभावना अधिक हो, वहाँ पर पेट्रोलियम पाया जाता है। तो ये कुछ रूल्स होते हैं जिसे फॉलो करना होता है। किसके आधार पर फॉलो करना होता है? जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के आधार पर। तो खनिजों का पता लगाना किस पर निर्भर करता है? जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। कठोरता, मुलायमपन, चट्टान कठोर है कि मुलायम है, ये गुणधर्म के आधार पर भूगर्भिक संरचना के माध्यम से पता लगाया जाता है। उपयोगिता, उपयोगिता, उपयोगिता मीन्स कि अब जो चट्टानें हैं, चट्टानों से मृदा का निर्माण होता है, मृदा उपजाऊ है या अनुपजाऊ है। अब रासायनिक के अंतर्गत दो चीजें आ जाती हैं, एक अम्लीय और दूसरा क्षारीय। चट्टानें अम्लीय हैं कि क्षारीय हैं। जब हम चट्टानों का विस्तृत अध्ययन करेंगे या कभी किए हैं तो वहाँ पर निश्चित रूप से हम पढ़े होंगे उसके खारेपन के बारे में, उसके अम्लीयता के बारे में, आदि के बारे में। तो ये तो हमारा पहला उदाहरण हो गया कि इस प्रकार से हमें जानकारी प्राप्त होती है। आइए चलते हैं दूसरे उदाहरण की तरफ। नोट कीजिए, जहां पर आग्नेय चट्टानों के द्वारा, जहां पर आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों के द्वारा अनुपजाऊ मिट्टियों का निर्माण होता है, वहीं पर अवसादी चट्टानों से कापीय मृदा, कापीय मृदा का तात्पर्य होता है क्ले, जो आपकी मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी, एल्यूवियल सॉयल को कापीय मृदा भी बोलते हैं। अर्थात वह मिट्टी जिनका निर्माण नदियों के निक्षेपों द्वारा हो, बाढ़ के मैदानों द्वारा हो आदि। तो कापीय मृदा का निर्माण होता है जो कृषि के लिए बहुत ही उपयोगी होती है, जो कृषि के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। अब हमने इसके पहले देखा कि चट्टानों के गुणधर्म तथा उनके प्रकारों के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है वो भूगर्भिक संरचना के माध्यम से प्राप्त होती है। अब प्रकारों में हमने देखा था कि आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित। अब उन्हीं आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानों द्वारा जो मृदा का निर्माण हो रहा है वो अनुपजाऊ मृदा का निर्माण हो रहा है, जबकि अवसादी मिट्टियों के द्वारा या अवसादी चट्टानों के द्वारा उपजाऊ भूमि का निर्माण हो रहा है जिस पर कृषि की जाती है। तो अब एक पूरा कृषि का जो क्षेत्र है वो पूरा किस पर निर्भर हो गया है? भूगर्भिक संरचना पर। तो व्यवहारिक ज्ञान के अंतर्गत कृषि को भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं, शामिल करते भी हैं। आइए अपने दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। वो हमारा पहले एग्जाम्पल का ही एक सब पार्ट था। तो दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं।
वहीं पर आग्नेय तथा कायांतरित संरचना में लौह धातु कामा तांबा कामा मैग्नीज कामा जस्ता कामा सीसा आदि जैसे बहुउपयोगी धातुएं पाई जाती हैं। तो ये तो हमारा दूसरा उदाहरण हो गया। निश्चित रूप से हमने अवसादी चट्टानों की बात की, तो अवसादी चट्टानों से जिस मृदा का निर्माण हो रहा है वह कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं पर जो आग्नेय एवं रूपांतरित चट्टानें हैं उनमें किस चीज़ की प्राप्ति हो रही है? उनमें विभिन्न प्रकार के संसाधनों की प्राप्ति हो रही है, जैसे सोना, चांदी, तांबा आदि। तो इसी आधार पर भूगर्भिक संरचना का अध्ययन हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करते हैं और साथ ही साथ अपनी कॉपी में लिखते भी हैं। जीवाश्मीय सागरीय अवसादी निक्षेपों में जीवाश्मीय सागरीय अवसादी निक्षेपों में पेट्रोलियम मिलता है। क्या मिलता है? पेट्रोलियम मिलता है। देखिए, सारी बातें घुमा फिरा करके आ रही हैं जो आपने परिभाषा में लिखी थी। आपने जो सबसे इस लेक्चर का जो सबसे पहला डेफिनेशन था जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में, वहाँ पर आपने इन सभी चीज़ों को लिखा हुआ था। बस वही सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन की जा रही हैं। अब जो जीवाश्मी, जो जिसमें जीवावशेष पाए जाते हैं, जो वहाँ पे लगता है कि यहाँ पे पहले कभी सागर था, अब नहीं है, अवसादी निक्षेप जो होते हैं वहाँ पे क्या मिलते हैं? पेट्रोलियम। जैसे एक उदाहरण देते हैं बॉम्बे हाई। बॉम्बे हाई यह मुंबई से कुछ 40 किलोमीटर दूर समुद्र में स्थित है। वहाँ पर इस प्रकार के जीवाश्मी निक्षेप पाए जाते हैं। ऐसे ही निक्षेप आपके गुजरात में पाए जाते हैं, जहाँ पर किसके भंडार पाए जाते हैं? पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं। तो हम इन्हीं जीवाश्मी सागरीय अवसादी निक्षेपों के आधार पर डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर पेट्रोलियम पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा। और इसका अध्ययन किसके आधार पर करते हैं? जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के आधार पर। आइए अपने चौथे उदाहरण की तरफ। चौथा उदाहरण नोट कीजिए। भूगर्भिक संरचना का अध्ययन किसी भी क्षेत्र विशेष के भूमि उपयोग नियोजन के मूलभूत आधार उपलब्ध कराती है। अर्थात देखिए, भूगर्भिक संरचना का अध्ययन तो कई क्षेत्रों में किया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो किया जा रहा है भूमि उपयोग नियोजन में किया जा रहा है। भूमि उपयोग नियोजन का तात्पर्य यह होता है कि कौन सी ज़मीन कहाँ पर है और उसका किस प्रकार से क्या उपयोग किया जाए कि हम अच्छे से अपने आप को विकसित कर सकें। जैसे एग्रीकल्चरल लैंड हो गई। एग्रीकल्चरल लैंड मीन्स कि किसी से संबंधित कोई भूमि है, वहाँ पर खेती की जाती है। अब वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी गई हैं, लोगों को फ्लैट दिए जा रहे हैं। तो इससे क्या नुकसान हो रहा है? संरचना का अध्ययन करने से पता चलता है कि यहाँ पर मिट्टी जो है उपजाऊ है, यहाँ पर मात्र कृषि कार्य हो सकता है। अगर इसका हम अन्य कार्यों में इस्तेमाल करेंगे तो जो खाद्य समस्या है यह बढ़ जाएगी हमारे लिए। तो यह पता चलता है किसके द्वारा? भूगर्भिक संरचना के द्वारा पता चलता है। अर्थात इसके द्वारा हम भूमि उपयोग नियोजन जो है और अच्छी तरह से कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं अपने पांचवें उदाहरण की तरफ। नोट कीजिए, आधुनिक
युग में अंतः समुद्री जलमार्ग, अंतः समुद्री जलमार्ग का मतलब जो जैसे पनडुब्बी वगैरह हो गया, कामा यातायात मार्ग, केबलों के फैलाव, केबल, सागर में केबल बिछाए जाते हैं तमाम प्रकार के नेटवर्किंग सिस्टम के लिए, तो केबलों का फैलाव, कामा भूमिगत परिवहन जैसे मेट्रो, औद्योगिक विकास आदि के लिए भूगर्भिक संरचना का अध्ययन आवश्यक हो गया है। इन सभी चीज़ों के लिए देखिए भूगर्भिक संरचना की आवश्यकता पड़ती है। पुल कहाँ बनेंगे, वहाँ की ज़मीनी हकीकत क्या है, पहले ज़मीनी हकीकत को पता लगाया जाएगा, फिर उसके ऊपर पुल बनाया जाएगा। कहीं पे बिल्डिंगें बन रही हैं, बिल्डिंग के नीचे ज़मीन का पता लगाया जाएगा, फिर उसके ऊपर बिल्डिंग बनेगी और यह बताया जाएगा कि यहाँ पे कितने मंजिली इमारतों का निर्माण हो सकता है या कितनी मंजिली इमारत का निर्माण हो सकता है। कहीं पे केबल बिछाना है सागर में, सागरी संसाधनों का दोहन करना है, यातायात के मार्गों का निर्माण करना है, आदि सभी में हमें भूगर्भिक संरचना का अध्ययन करना होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपने छठे उदाहरण की तरफ। चलिए लिखिए, ज्वालामुखी आवलिक, ज्वालामुखी आवलिक, भूकंप आवलिक, भूस्खलन के विभिन्न पहलुओं के जांच में उपयोगी, के विभिन्न पहलुओं के जांच में उपयोगी। आप जानते हैं कि निरंतर आए दिन भूकंप की घटनाएं घटित होती रहती हैं, कहीं पर ज्वालामुखी का उद्गार होता रहता है और बारिश के मौसम में पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन लगातार होते रहते हैं। आदि की पहचान और उसका नियोजन हम किसके द्वारा कर सकते हैं, भारत की किसी भी देश विशेष, क्षेत्र विशेष की भूगर्भिक संरचना का अध्ययन करके कर सकते हैं। अर्थात ज्वालामुखी, भूकंप तथा भूस्खलन के अध्ययन में भी भौगोलिक भूगर्भिक संरचना का अध्ययन महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए अपने अगले उदाहरण की तरफ चलते हैं, जो कि संभवतः अंतिम उदाहरण है। जी हाँ, आवासीय कॉलोनियों के सड़क निर्माण, आवासीय कॉलोनियों के निर्माण, सड़क निर्माण व बांध निर्माण से पहले भूगर्भिक संरचना की जानकारी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में हमने आपको पहले ही स्पष्ट कर दिया है। आज जितने भी चीज़ों का हमने अध्ययन किया वो सभी कहीं न कहीं व्यवहारिक तथ्यों से संबंधित हैं, और जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी क्या होते हैं, व्यवहारिक ही होते हैं। इसीलिए उसका उत्तर देना संभवतः हमारे लिए कठिन हो जाता है। किंतु इस लेक्चर के माध्यम से या इस चैनल के माध्यम से भारत के भूगोल से संबंधित जितने भी लेक्चर उपलब्ध कराए जाएंगे, अगर आप उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो निश्चित रूप से उन तमाम प्रश्नों के प्रारूपों को आप समझेंगे और उसका हल जो है आसानी से देंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने मात्र जूलॉजिकल स्ट्रक्चर का एक सामान्य रूपरेखा निर्धारित किया है। आने वाले अगले वीडियो में हम देखेंगे कि भूगर्भिक संरचना से संबंधित जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ है, जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ में हम देखेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कब से हुई है, किस प्रकार से उसका फिर वर्गीकरण किया गया है, और भारत के भूगर्भिक इतिहास में किस प्रकार से उसका क्या संबंध है, आदि तथ्यों का अध्ययन हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।
आशा है कि आप सभी को मेरा यह लेक्चर पसंद आया होगा। आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस वीडियो को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जो आपके कमेंट्स हैं, जो आपके सुझाव हैं वो हमें प्रदान करें। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि मुझे किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए तो आप हमें कमेंट के माध्यम से सूचित करें। धन्यवाद।